हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वंडरफुल सोलमेट्स। मैं हूं सुयश और कैमरा के पीछे है महिमा जो कि रिकॉर्डिंग कर रही है। आज हम आपको बताने वाले हैं गुजरात रोड ट्रिप के बारे में। ये बहुत ही बेहतरीन रोड ट्रिप है। इस रोड ट्रिप में आपको देखने को मिलेगा वाइट रन, रोड टू हेवन, ब्लू फ्लैग बीचेस, एनकाउंटर विद लायन, टॉलेस्ट स्टैचू और भी बहुत कुछ सिर्फ 9 से 10 दिन में। और इस रोड ट्रिप को करने का बेस्ट समय रहेगा आपके लिए नवंबर टू फरवरी, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी कम होती है और वाइट रन भी इसी समय पे आप देख सकते हो। तो आइटनरी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास एक से बढ़िया एक आइटनरी जल्दी से मिलती रहे और बहुत सारी टिप्स भी आपको मिलती रहे। आप हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वंडरफुल सोलमेट्स नाम। डे 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आप अहमदाबाद पहुंच सकते हैं या तो ट्रेन से या फिर फ्लाइट लेके। और उसके बाद अहमदाबाद में अगर आप सुबह पहुंच रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट करिए लिज्जत खमन पे, जहाँ पे कि ढोकला खांडवी ये सब आपको बहुत ही टेस्टी मिलता है। उसके बाद आप जा सकते हो वहीं पर, उसके सामने ही है कांकरिया लेक। वहाँ पे भी बहुत बड़ी लेक है और आप थोड़ी देर वहाँ पे घूम सकते हो। वहाँ पे भी छोटी मोटी कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अगर आपको करने का मन है तो आप वो भी कर सकते हो। और उसके बाद आप थोड़ी देर अपने होटल में जाके वापस रेस्ट कर सकते हो। और अगर आप लंच में उसका जा सकते हो गोवर्धन थाल, जो कि फेमस है गुजराती थाली के लिए। हालांकि हमें उतना ज़्यादा उसकी थाली में गुजराती टच नहीं दिखा, बट ओवरऑल अच्छी थाली थी। इट्स अराउंड 400 पर पर्सन। और अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है या फिर स्ट्रीट फूड ट्राई करना है तो लॉ गार्डन नाम की एक जगह है। आप वहाँ पे सर्च करिएगा लॉ गार्डन स्ट्रीट मार्केट, और आप वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जा सकते हो। और अहमदाबाद से थोड़ा सा दूर अराउंड हाफ एन आवर आपको मिलेगा एक अदलाज स्टेपवेल, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्टेपवेल बना रखा है। अगर आपके पास समय है तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। उसके अलावा अहमदाबाद में काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी खास नहीं लगा जो कि और दूसरी सिटीज़ में नहीं है। तो इसलिए हमने बाकी सब चीज़ें स्किप कर दी थी, जैसे कि साइंस सेंटर या फिर साबरमती रिवर फ्रंट। तो हम लोग उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया, इसलिए हमने स्किप कर दिया। अगर आपके पास समय है तो आप डेफिनेटली वो सब कवर कर सकते हो अपने डे 1 पे। फिर डे 2 पे हम जाएंगे वहाँ से भुज की तरफ। अहमदाबाद टू भुज अराउंड 6.5 to 7 hours है। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें डी रूट लेंगे ताकि हम दो बहुत ही अच्छी जगह भी कवर कर सकें। तो उनमें से पहला है सन मुडेरा टेम्पल। तो आपका फर्स्ट स्टॉप रहेगा इस दिन का सन मुडेरा टेम्पल। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सुबह अराउंड आप 6 AM पे निकल जाइए ताकि आप सन मुडेरा टेम्पल थोड़ी मतलब कम गर्मी में पहुंच जाओ। और अच्छे से आपको वहाँ पर सन मुडेरा टेम्पल में बहुत अच्छी अच्छी कार्विंग्स हैं, आप वो देख सकते हैं। एंड वहाँ का टिकट ऐसे ही 20 से 25 रुपये का है। और जैसे ही आप बाहर जाओगे वहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप विंडो से टिकट ले सकते हो या फिर वहीं पे एक बाहर QR कोड होगा। आप QR कोड स्कैन करके बहुत इजीली अपने टिकट्स बुक कर सकते हो ऑनलाइन। एंड ऑनलाइन थोड़ा सा चीपर है रेट, आई थिंक 5 रुपीज़ का डिफरेंस था पर पर्सन टिकट में। तो जैसे भी आपको सही लगे आप बुक कर लीजिएगा और आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको अंदर करीब 45 मिनट्स to 1 hour लग जाएगा अगर आपको अच्छे से फोटोग्राफी वगैरह करनी है, वीडियोस लेनी है। और अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, आपको बस देखना है, तो कार्विंग वगैरह देख ले, आई थिंक 30 मिनट्स काफ़ी रहेंगे। फिर वहाँ से नेक्स्ट स्टॉप है रानी की वाव। और रानी की वाव सन मोडेरा टेम्पल से करीब 1 घंटा दूर है। और रास्ते में ही आप कहीं पे नाश्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं भी जाएं तो आप थेपला ट्राई ज़रूर करिएगा। थेपला काफ़ी टेस्टी मिला हम लोगों को जहाँ पे भी हमने खाया। और बाकी जो भी चीज़ें लगी थोड़े मतलब या मतलब लक के ऊपर है कैसा मिलेगा आपको। तो थेपला आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉप है रानी की वाव। रानी की वाव में भी ऐसे ही टिकट 25 से 30 रुपये का था। सो रानी की वाव वो जगह है जहाँ पे अगर आप अपना 100 रुपीज़ का नोट देखोगे तो उसके पीछे जो हेरिटेज साइट बनी हुई है वो रानी की वाव है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो। काफ़ी बड़ा कैंपस है और काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे भी आपको आराम से करीब 45 मिनट्स to 1 hour लग जाएगा। और काफ़ी डीप स्टेप्स हैं। अगर आप किसी एल्डरली के साथ जा रहे हो तो उन्हें शायद ऊपर ही रुकना पड़ेगा और आप पूरा नीचे तक जा सकते हैं आराम से, अगर आपके कोई घुटनों में तकलीफ़ नहीं है तो। और काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे आप ज़रूर जाना। और रानी की वाव के बाद आप सीधा निकल जाइए अपने भुज के होटल की तरफ। आई गेस यहाँ से आपको करीब 5 hours लगेंगे रानी की वाव से भुज पहुँचने के लिए।
सो उस दिन जाके अगर आप टाइमली पहुंच जाते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा, काफ़ी टायरिंग हो चुका होगा पूरा आपने दिन ट्रैवल करा है, तो थोड़ा आराम करिए भुज में होटल में जाके। हम लोग रुके थे प्रेसिडेंशियल स्वीट्स भुज में, जो कि उतना खास नहीं लगा हम लोगों को। तो अगर आप लेकिन हाँ मतलब रूम्स वगैरह काफ़ी बड़े थे, थोड़ी हाइजीनिक नहीं था उतना, थोड़ा क्लीनिनेस कम थी। तो अगर आपको कुछ और नहीं मिल रहा है तो आप भी डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं। सो उसके बाद डे 2 हम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा भुज में थोड़ा रेस्ट करके। अब नेक्स्ट डे बहुत एक्साइटिंग डे है। हम जाएंगे रोड टू हेवन लेते हुए धोलावीरा। सो एक बात ध्यान रखिएगा, धोलावीरा में जो आर्कियोलॉजी साइट है हड़प्पा, वो 2 दिन बंद रहती है, फ्राइडे और संडे को। तो अगर आपका वो दिन पड़ रहा है थर्ड डे, तो आप उसको फोर्थ डे कर लेना, फोर्थ डे इसमें कर लेना। तो रोड टू हेवन बहुत ही सुंदर है। मतलब बेसिकली दोनों साइड्स पे कभी बीच में पानी आएगा, कभी कभी वाइट सॉल्ट आएगा एकदम रन की तरह। सो डेफिनेटली तो मिस करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, डेफिनेटली आप इस पे जाना। और आपको भुज से रोड टू हेवन करीब 2 घंटे लगेगा, और 1 घंटा आप रोड टू हेवन पे ट्रैवल करोगे। और ऑलमोस्ट 3 आवर्स आपको लग जाएंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजी साइट पहुंचने के लिए। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आप या तो वहाँ पे गाइड कर सकते हो, या फिर अगर आप जैसे चलते जाओगे तो आपको धीरे धीरे पढ़ते हुए जाओगे तो सारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप को अगर टाइम कम है तो आप 500 से 600 रुपीज़ में आपको गाइड मिल जाएगा। रुक जाएगा, क्लीन होके रॉक कट में आएगा, ये भरेगा तो अंडरग्राउंड इसमें आएगा। इसमें जो सामने नाली दिख रही है और फ्लो, इसके पीछे 11 टैंक भर जाएगा, जो कि आपको जल्दी से पूरा एरिया घुमवा देंगे हाफ एन आवर के अंदर अंदर। थोड़ा वेट करोगे, फोटो वगैरह लोगे तो 45 मिनट्स उतने में हो जाएगा। और फिर वहीं पे एकदम एंट्रेंस पे म्यूज़ियम है, आप म्यूज़ियम भी देख सकते हो। सो ओवरऑल मैं कहूँगा यहाँ के लिए आप 1 आवर अपना थोड़ा अलग करके रखिए। अगर आपके पास उसके बाद भी टाइम बचता है यहाँ पे, तो आप धोलावीरा में कवर कर सकते हैं फॉसिल वुड पार्क और फ्लेमिंगो लेक। फ्लेमिंगो लेक अगर जा रहे हो तो वहाँ पे पहले किसी से पूछ लेना, जब यहाँ पे आप आर्कियोलॉजी सेंटर पे हो, कि अभी वहाँ पे फ्लेमिंगो बर्ड्स हैं या नहीं हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है तो थोड़ा नवंबर दिसंबर स्टार्टिंग तक रहती हैं, और मॉर्निंग के टाइम में रहती हैं। अगर आप ऑलरेडी काफ़ी देर हो गई है, लंच टाइम वगैरह हो गया है, तो शायद आपको वो ना मिले वहाँ पे बर्ड्स। सो ये सब करके आप जाइए लंच कर लीजिए धोलावीरा में। उसके बाद धोलावीरा से आप सीधे जाइए रण उत्सव की तरफ। तो रण उत्सव जाने के लिए यहाँ से आपको करीब 1 घंटा या सवा 1 घंटा लगेगा। और रण उत्सव भी अच्छा है। और अगर आप टेंट सिटी में रह रहे हो तो आप टेंट सिटी की तरफ जा सकते हैं। मतलब एक जगह है पार्किंग की, वहाँ पर से लेफ्ट जाओगे तो आपको टेंट सिटी मिलेगा, राइट जाओगे तो रण उत्सव वहाँ पे होता है। तो रन उत्सव हम लोगों को उतना एक्साइटिंग नहीं लगा। वाइट रन को लिटरली लोगों ने थूक थूक के लाल कर दिया था वहाँ पे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हम लोगों को तो। और ना वहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शन था या कुछ। सो मैं तो ये बोलूँगा कि जब आप रोड टू हेवन लेके जा रहे हो धोलावीरा की तरफ, उसी समय आपको बहुत बार वाइट रन दिखेगा। और आप वहीं पे कहीं पे साइड में कार रोक कर आप अंदर जाकर अच्छे से कुछ भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको ड्रेसेस वगैरह भी मिल जाती हैं, गुजराती ड्रेसेस 100 रुपीज़ पर पर्सन पे। आप वो रेंट कर लो और वहीं पे आप फोटोग्राफी वगैरह कर लो। सो इंस्टेड ऑफ ज़्यादा रन उत्सव से ज़्यादा उम्मीद लगाने से अच्छा मैं बोलूँगा कि आप रोड टू हेवन में अपना अच्छे से टाइम स्पेंड करिए। एंड रोड टू हेवन में जैसे ही आप एंटर करेंगे वैसे ही आपको एक स्पॉट दिखेगा जहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी उतरे हुए होंगे। आप वहाँ मत रुकिएगा, थोड़ा आगे जाइए, वहाँ पे आपको और अच्छा मिलेगा। एकदम सेंटर में अगर आप जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। सो रण उत्सव, और अगर आप टेंट सिटी में रह रहे हो तो टेंट सिटी में आप शायद और एक्टिविटीज़ होती होंगी। हम लोग टेंट सिटी में नहीं रुक पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फुल हो चुका था और हम लोगों को वहाँ पे जगह नहीं मिली। तो हम लोग सीधा गए थे पब्लिक रण उत्सव में। आपको रण उत्सव तक एटलीस्ट जब हम गए थे काफ़ी भीड़ थी, तो हमें हमारी गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं था। तो बस स्टॉप से ही आपको फ्री बस सर्विस मिल जाती है। और हाँ, रण उत्सव पे जाने के लिए आपको पहले से एक रन परमिट, आप बस रन परमिट गूगल करोगे तो आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी और वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। तो आई थिंक अराउंड 140 रुपीज़ पर पर्सन लगता है। तो वहाँ पे आप उसको रजिस्टर कर लेना, और क्योंकि वो आपको चाहिए होगा। और वहीं पे रण उत्सव में आप पैरा मोटरिंग कर सकते हो, कैमल राइड्स कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग था। सो ये सब आप रण उत्सव में कर सकते हो। और उसके बाद आप वापस भुज आ जाइए अगर आपका स्टे टेंट सिटी में नहीं है तो। एंड उसके बाद बस आप वहीं पे आके अपना रेस्ट करिए।
उसके बाद नेक्स्ट डे, फोर्थ डे, हम लोग जो भुज मेन सिटी सेंटर है उसके आसपास एक्सप्लोर करेंगे। सो सबसे पहले आप करीब 9 AM पे, मैं आपको बोलूँगा ब्रेकफास्ट वगैरह आप 8:30 9 के बीच में करके आप सबसे पहले जाइए रॉयल छतरदी। वहाँ पे आपको आराम से 1 आवर लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी मतलब वो भी बेसिकली हेरिटेज साइट है एंड काफ़ी सारे फोटोग्राफ लेने के लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, तो अच्छा एरिया था। मैं सजेस्ट करूँगा आप डेफिनेटली वहाँ पे जाना। उसके बाद आप जा सकते हो पराग महल और आईना महल। इनके टाइमिंग्स हैं और ये आई थिंक 12 बजे तक बंद हो जाते हैं, तो आपको उससे पहले कवर करने पड़ेंगे। अंदर जाके हम लोगों को उतना सही में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन अगर आपको आर्ट और म्यूजियम्स में इंटरेस्ट है, पुरानी चीज़ें देखने में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर जाइए। बाकी पराग महल बाहर से काफ़ी सुंदर था, एकदम पराग सिटी का लुक देता है, इसलिए इसका नाम पराग महल है। तो डेफिनेटली वहाँ पे आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आईना महल तो बहुत ही छोटा सा था और काफ़ी अनमेंटेन्ड लगा हम लोगों को, तो उतना वर्थ इट नहीं लगा जाना। उसके बाद आप लंच वगैरह करके जा सकते हैं स्मृति वन। स्मृति वन में 7 लेवल्स हैं और करीब आपको 2.5 आवर्स से 3 आवर्स लग जाएगा वहाँ पे। और अगर ज़्यादा भीड़ का टाइम है तो फिर आपको वहाँ पे थोड़ा वेटिंग भी लग सकता है। स्मृति वन भी हम लोगों को फर्स्ट 2 लेवल्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगे थे, और एकदम एक लास्ट लेवल में 6 लेवल में वो लोग आपको अर्थक्वेक का मतलब एक फेक अर्थक्वेक टाइप का फील करवाते हैं कि कैसा लगता है जब अर्थक्वेक आता है। सो ऑल्सो स्मृति वन का थोड़ा बैकग्राउंड देने के लिए, सो जैसे आपको पता होगा भुज में अर्थक्वेक आया था, सो ये उसी के लिए मेमोरियल बनाया है। सो 2.5 to 3 आवर्स आपको यहाँ लग जाएगा, और आई गेस उतने में आपका पूरा डे ओवर हो जाएगा। अगर आप स्मृति वन नहीं जाना चाहते हो तो एक और जगह है कड़िया ध्रुव। यहाँ पे ये बेसिकली जैसे आपने देखा होगा यूएस में कैनियंस हैं, वैसे ये गुजरात में कैनियंस हैं। ये भी काफ़ी सुंदर है। हम लोग यहाँ नहीं गए थे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऑफ रोडिंग वगैरह करनी पड़ती है, मैंने जैसे पहले देखा था बाकी वीडियोज़ में। सो वी थॉट ऑफ स्किपिंग दिस प्लेस। बट अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है ऑफ रोडिंग से तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जाना है। यहाँ पे भी आपको आई थिंक 2 to 3 आवर्स लग जाएगा। और अगर आपके पास एक और एक्स्ट्रा डे है स्पेंड करने के लिए तो भुज के पास अगर आप वेस्ट साइड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा लखपत फोर्ट और नारायण सरोवर, जो कि वीडियोस में एटलीस्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगता है भुज से लखपत फोर्ट जाने के लिए, इसलिए हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया था। और आप अगर साउथ में मांडवी बीच पे जाना चाहते हो, मांडवी बीच कवर कर सकते हो, जो कि अराउंड अगेन 1.5 to 2 आवर्स है। और हम लोगों ने इसको भी स्किप कर दिया था क्योंकि हम आगे एनीवे ब्लू फ्लैग बीचेस वगैरह पे जाने वाले थे नेक्स्ट डेज में। सो अब आते हैं फिफ्थ डे पे, जब हम गए थे भुज से द्वारका। सो भुज से द्वारका की ड्राइव है अराउंड 7 to 8 आवर्स की। और बीच में जामनगर पड़ता है जहाँ पे कि लखोटा म्यूज़ियम है। सो लखोटा म्यूज़ियम भी काफ़ी छोटा सा म्यूज़ियम है, बीच में एक काफ़ी बड़ा वेल का स्केलेटन पड़ा हुआ है। सिर्फ एक वो उसमें थोड़ा अट्रैक्टिव था। बाकी अगर आपको हिस्ट्री वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली आप यहाँ पे जाइए। पर अगर आपको उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि जामनगर में अगर आप इधर जा रहे हो तो इसका मतलब आपको सिटी में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ट्रैफिक भी मिल सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा इसे स्किप कर देना एंड आप डायरेक्टली पहुँचना नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भुज से द्वारका जाते वक्त रास्ते में ही पड़ता है। तो अगर आप पहले द्वारका जाओगे फिर आपको वापस एनीवे उल्टा घूम के थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग चले जाइए। वहाँ पर आप को दर्शन में हार्डली 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा, और उसके बाद आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो द्वारकाधीश टेम्पल की तरफ। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि आप द्वारकाधीश टेम्पल के आसपास ही कहीं पे रहना। सो द्वारकाधीश टेम्पल का एक काफ़ी बड़ा कैंपस एरिया है, कुछ होटल्स उसके अंदर हैं, तो अगर आप वहाँ पे रहोगे तो आपको टेम्पल तक जाने में बहुत आसानी होगी। तो अगर आप करीब 7 साढ़े 7 या 8 बजे तक वहाँ पहुँच रहे हो द्वारकाधीश टेम्पल, तो आप आराम से उस समय आप दर्शन कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा भीड़ दिख रही है तो आपको कोई ना कोई वहाँ पे पंडित मिलेगा जो आपको बोलेगा कि आपको वीआईपी दर्शन करा सकते हैं 2100 रुपये लेके। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो दर्शन उनको 2100 रुपये दे देना और आप वो दर्शन के थ्रू कर लीजिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे और हमारा दर्शन बहुत ज़्यादा जल्दी हो गए थे। सो उसके बाद यहीं पे हमारा डे 5 ख़त्म होता है। अगर आपका मन करता है, अभी भी आपके अंदर हिम्मत है, तो आप डेफ़िनेटली शॉपिंग कर सकते हो द्वारकाधीश टेम्पल के बाहर, काफ़ी सारी शॉप्स हैं। और हाँ, एक और बात याद रखिएगा, द्वारकाधीश टेम्पल में आप अपने वॉलेट
ये वॉलेट लेके जा सकते हो, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेज़ ये सब कुछ नहीं लेके जा सकते हो। तो बाहर एक काउंटर बना हुआ है, वो आपको एक टोकन देगा कि आपने उनको कितने मोबाइल दिए हैं, कितने स्मार्ट वॉचेज़ दिए हैं, एंड वो अपने आपके मोबाइल वगैरह अपने पास रख लेंगे और आप लॉट में उनको वापस ले सकते हैं। तो उसके बाद यहीं पे डे 5 खत्म होता है और डे 6 पे आप थोड़ा आराम से उठ सकते हो। अगर आपको बीच जाना है तो पास में शिवराजपुर बीच है जो कि एक ब्लू फ्लैग बीच है। तो वो करीब आपका द्वारकाधीश टेम्पल से है 30 मिनट्स की दूरी पे, एंड वो आपको रास्ते में पड़ेगा जब आप बेट द्वारका जाएंगे। हम लोगों ने सुबह सुबह किया था तुलादान। तुलादान कहते हैं कि अपने ज़िंदगी में आपको एक बार ज़रूर करना चाहिए, जिसमें कि आपके वज़न के हिसाब से वो लोग ये अलग अलग राशन की सामग्री को दान करते हैं। तो हमने सबसे पहले किया था तुलादान, उसमें करीब 1 घंटा से ऊपर लग गया था, 1.5 घंटा लग गया था हम लोगों को। और उसके बाद थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग करी थी द्वारकाधीश टेम्पल के बाहर। और उसके बाद अपना होटल गए थे, रेस्ट वगैरह करके लंच करके हम लोग गए थे रुक्मणी टेम्पल। और उसके बाद गए थे हम लोग ब्लू फ्लैग बीच, शिवराजपुर बीच पे। यहाँ पे अगर आपको कुछ वाटर एक्टिविटीज़ करनी है, स्कूबा डाइविंग, बनाना बोट या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो आपको थोड़ा-सा 1 किलोमीटर अलग है वो बीच, उधर जाना पड़ेगा। तो आप जैसे ही शिवराजपुर बीच अगर गूगल मैप से डाल के वहाँ पहुँचते हो और आपको एक्टिविटीज़ करनी है, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, वो आपको वहाँ पे ज़रूर ले जाएँगे। और काफ़ी अच्छे रेट्स पे सारी एक्टिविटीज़ थी। आई थिंक स्कूबा डाइविंग का रेट सिर्फ 2000 रुपीज़ था, और वो कह रहे थे कि करीब 15 मिनट्स तक आपको वाटर के अंदर रखते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली ट्राई कर लेना यहाँ पे। और उसके बाद आप वहीं से जा सकते हो बेट द्वारका। बेट द्वारका बोलते हैं कि कृष्ण जी का बेट द्वारका में वो काम करने जाते थे और द्वारका उनका घर था जहाँ पे वो रहते थे। तो बेट द्वारका आप जाओगे और अभी सुदर्शन सेतु बन गया है, तो कार से आप काफ़ी जल्दी वहाँ पे पहुँच सकते हैं। एंड वहाँ पे भी मेन एक बेट द्वारका का टेम्पल है, वहाँ पे भी फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है अंदर। एंड उसके बाद एक गोल्डन द्वारका करके उन्होंने वहाँ पे एक नया म्यूजियम कम मंदिर तो नहीं कहूँगा, म्यूजियम टाइप बना रखा है, जहाँ पे कि दिखाया है कि कृष्ण जी की अलग अलग जो हमने स्टोरीज बचपन से सुनते आए हैं उनके उनको डिपिक्ट किया हुआ है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, चार धाम और ये सब काफ़ी कुछ बना रखा है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे ज़रूर जाना। और इसी के साथ हमारा डे 6 होता है ख़त्म। आप वापस आ जाना होटल और आराम करिए, और नेक्स्ट डे आप निकल जाना। नेक्स्ट डे 7th डे आप लोगों को जाना है द्वारका से गिर की तरफ, और गिर के बीच में हम लोग कवर करेंगे सोमनाथ टेम्पल और भी चीज़ें। सो जब आप द्वारका से निकलोगे तो आप आराम से भी निकल सकते हो थोड़ा, कोई जल्दी निकलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग करीब 10 बजे निकले थे, थोड़ा रेस्ट वगैरह करके। एंड सबसे पहले हम लोग रुके थे माधवपुर बीच पे, जहाँ पे हमने कैमल राइड किया। काफ़ी छोटा तो नहीं कहूँगा, काफ़ी क्लीन क्लीन बीच था एकदम, और बहुत ही कम लोग थे। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जाना। हमें पहले लग रहा था बहुत ज़्यादा धूप है, कैसे जाएंगे इस बीच पे, लेकिन जब गए तो काफ़ी मज़ा आया, और कैमल राइड यहाँ पे आप ज़रूर कर लेना। एंड उसके बाद सोमनाथ टेम्पल जाइए। तो ओवरऑल आई थिंक अगर आप 10 बजे निकल रहे हो तो हम लोग शायद 2:30 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास सोमनाथ टेम्पल पहुँच गए थे। तो सोमनाथ टेम्पल में भी ये सब आपको फ़ोन्स वगैरह कुछ अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। आप सोमनाथ टेम्पल के कैंपस में चले जाइए और वहीं पर आप अपना ये सब सामान जमा कर सकते हैं। और सोमनाथ के दर्शन में हम लोगों को करीब 1 घंटा लगा था। और यहाँ पे भी ज़्यादातर टेम्पल्स में ऐसे है कि वुमेन की लाइन अलग है और आदमियों की लाइन अलग है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, और आप लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद सोमनाथ टेम्पल के बाद अगर अगर आपके पास टाइम बच रहा है और मतलब अंधेरा नहीं हुआ है, तो सोमनाथ टेम्पल के जस्ट पीछे एक वॉकवे है, वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। हम लोगों के पास टाइम थोड़ा कम बचा था तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन उधर से टेम्पल का व्यू भी काफ़ी अच्छा आएगा, और एकदम समुद्र के तट पर है तो बहुत सुंदर लगता है वहाँ से। तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। और उसके बाद आप जा सकते हो चंद्रभागा शक्तिपीठ, जो कि सोमनाथ टेम्पल से शायद 1-1.5 किलोमीटर ही दूर है। तो ये टेम्पल यूजुअली काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ ज़रूर जाना क्योंकि ये एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ का कॉन्सेप्ट शायद आपको पता ही होगा, फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताता हूँ कि दुर्गा माता ने का जब बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि अंग उन्होंने उनका बॉडी पूरा फट गया था, और अलग अलग जगह पे उनके अंग गिरे थे जाकर।
तो यहाँ चंद्रभागा शक्तिपीठ पे उनका आके स्टमक गिरा था, तो जिसके ऊपर ये टेम्पल है। तो ये टेम्पल कंप्लीट करके आप गिर की तरफ जा चले जाइए। गिर में आपका रिसॉर्ट में आप बुकिंग करिए, और करीब यहाँ से आई थिंक आपको 45 मिनट्स 45 मिनट में आप आराम से गिर के इस रिसॉर्ट में पहुँच जाएंगे। और अगले दिन, उस दिन बस आप वहीं पे रात में खाना वगैरह खाइए और रेस्ट करिए। 8वें दिन हम करेंगे गिर में सफारी। हम लोगों ने सफारी थोड़ा 9:30 से 12:30 करी थी, पर ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। हमारे गाइड ने भी बताया हमें कि इस टाइम पे शेर दिखने के चांसेस ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6:30 से 9:30 वाला टाइम स्लॉट बुक करिए, ताकि आपको शेर दिखने के चांसेस अच्छे हों और आपको धूप से परेशान भी नहीं होगे आप सफारी के टाइम पे। तो आप 6:30 से 9:30 का गिर कर सफारी करिए, और उसके बाद वहीं से सीधा दीव के लिए निकल जाइए। दीव में आप सबसे पहले पहुंचिए आईएनएस खुखड़ी म्यूजियम, जहाँ, और ये ध्यान रखना यहाँ पे दो चीज़ें, आईएनएस खुखड़ी म्यूजियम और मेमोरियल। मेमोरियल में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, बस एक व्यू पॉइंट है। तो मैं बोलूँगा उसे उसे आप डेफिनेटली स्किप कर दो, और उसकी जगह आप जाओ आईएनएस खुखड़ी म्यूजियम। इसमें बेसिकली एक जो आईएनएस खुखरी शिप था उसका मेमोरियल बनाया है। वहाँ पे वो शिप है और उसके अंदर उन्होंने म्यूजियम बना रखा है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके इसको ऑब्जर्व करिए। ये हमारे को आपको इससे नेवी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। उसके बाद आप जा सकते हैं दीव फोर्ट। दीव फोर्ट काफ़ी बड़ा है, हम लोगों ने सोचा था नॉर्मल फोर्ट की तरह होगा, थोड़ा सा बाहर से फोटो वगैरह लेके आ जाते हैं, लेकिन सही में काफ़ी अच्छा फोर्ट है। और बाहर ही आपको एक वो गोल्फ कार्ट वाली सर्विस मिलती है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप वॉक कर सकते हो तो वॉक करना, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप फोटोज ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं एंड व्यूज़ देख सकते हैं। हम लोगों ने वो गोल्फ कार्ट लिया था, एंड हम लोगों को काफ़ी जल्दी तो हो गया था, लेकिन उतना मज़ा नहीं आ पाया उस चक्कर में। उसके बाद आप जा सकते हो एक और ब्लू गुजरात के एक और ब्लू फ्लैग फ्लैग बीच पे, जो कि है गोगाला बीच। वैसे गुजरात में नहीं है, दीव एक अलग यूनियन टेरिटरी है। एंड ये भी काफ़ी क्लीन बीच था, पानी भी काफ़ी अच्छा था। हम थोड़ा बहुत अंदर भी गए थे और काफ़ी मज़ा आया था। तो डेफिनेटली आप ये बीच बिल्कुल भी स्किप मत करना। उसके बाद हम लोगों ने वहीं पे सनसेट देखा गगुला बीच पे, एंड उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने स्टे की तरफ, जो कि था नागोवा बीच के पास। नागोवा बीच गागोला बीच से करीब 30 मिनट्स लगेगा आपको पहुंचने में। एंड आप रात को वहीं स्टे करिए, सुबह उठ के आप नागोवा बीच पे जा सकते हैं। एंड वहाँ पे भी बहुत काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो, वो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। और अगले दिन फिर आप को जाना होगा 9th डे पे, आपको जाना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी वडोदरा से थोड़ा दूर है, तो आप अपना होटल मैं तो सजेस्ट करूँगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास एकता नगर में बुक करिए, ताकि आप इजीली अगले दिन वहाँ पे जा सकें। तो हम लोगों ने बुक किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी इको कैंप, जो कि काफ़ी अच्छा होटल था, और वहाँ पे काफ़ी सारे नाइट में एक्टिविटीज़ वगैरह भी हो रही थी। सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप उस होटल में स्टे कर सकते हो। प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छा था वो, एंड खाना भी अच्छा था, ब्रेकफास्ट भी अच्छा था। सो उस दिन आप बस वहाँ पे जाइए, रिसॉर्ट में थोड़ा एंजॉय करिए, और नेक्स्ट डे भी आप मॉर्निंग में आराम से उठ सकते हो, थोड़ा बहुत उनका रिसॉर्ट एंजॉय कर सकते हो। और उसके बाद आप चले जाइए स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता नगर के लिए। सो वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी के कैंपस में सिर्फ स्टैचू नहीं है, उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जंगल सफारी, मेज़ गार्डन, और वैली ऑफ फ्लावर्स। हालांकि वैली ऑफ फ्लावर्स मत जाना, कुछ भी नहीं था वहाँ पे लिटरली। तो बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का आप ऐप देख सकते हो, उसमें अलग अलग टिकट्स हैं। आप जिसमें भी जाना चाहते हैं उस हिसाब से आप वो देख सकते हो। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी पे 7 PM पे एक लाइट शो होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्तिपीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी दे एंड आई वुड रिकमेंड डेफिनेटली कि आप वो लाइट शो देखो अगर आपके पास टाइम है तो। एंड उसके बाद वहीं पर आप अगर ये आपका लास्ट डे है, अगर आप को ट्रेन लेनी है तो आपको एकता नगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन मिल सकती है। वरना तो अगर आप
आपको फ़्लाइट लेनी है अहमदाबाद से, तो आप एकता नगर से अहमदाबाद पहुँचने में करीब 3.5 to 4 आवर्स लगेगा। तो आप अहमदाबाद के लिए निकल जाइए और आप फ़्लाइट लेके वापस जा सकते हैं। सो ये था हमारा टोटल 10 डेज़ का आइटिनरी एंड इसमें करीब हम लोगों को करीब खर्चा हुआ था हम लोगों का 50,000 पर पर्सन। बट हम लोग एकदम पीक सीज़न में गए थे और हम लोगों ने मिड लग्जरी होटल्स वगैरह बुक करे थे और हम लोगों के पास थ्रू आउट एक कैब थी, हमने बुक कर ली थी जिसमें लगे थे अराउंड 45,000 रुपीज़ पूरा गुजरात टूर के लिए 9 डेज़ की। सो अगर आपको थोड़ा इसको बजट में करना है तो आप डेफिनेटली थोड़े सस्ते होटल्स बुक कर सकते हैं और आप ट्रेन्स यूज़ कर सकते हैं, बसेस यूज़ कर सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। सो अराउंड आपका ये 30,000 में ट्रिप बहुत आराम से हो सकता है। सो आई होप कि ये आपको हमारी आइटनरी बहुत हेल्प करे आपकी गुजरात ट्रिप को प्लान करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल वंडरफुल सोलमेट्स और इंस्टाग्राम पे भी बिल्कुल भी फॉलो करना मत भूलना, सेम नेम से है वंडरफुल सोलमेट्स। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।